Hello everyone. We are going to discuss about osmoregulatory role of kidney. कि किडनी कैसे हमारी बॉडी के ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का, होम्योस्टेसिस को, जो वाटर आयन बैलेंस है उसे मेंटेन करने का काम करते हैं. किडनी के फंक्शन आते हैं कि ये जो एसिड बेस बैलेंस है उसे मेंटेन करती है, जो सोल्यूट और आयंस है, वाटर है, उनके बैलेंस को मेंटेन करती है. तो ओस्मो रेगुलेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि ये ओस्मो रेगुलेशन आखिर होता क्या है, तो ओस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है कि इट इज़ अ प्रोसेस विच रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है ये, कंसंट्रेशन, कंपोजिशन एंड osmotic pressure of blood and other body fluids. कैसे? बाय रेगुलेटिंग वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा. कि क्या मेंटेन करता है? ओस्मो रेगुलेशन रेगुलेट करता है कि जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं और जो ब्लड है उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, उनकी कंपोजिशन मेंटेन रहे, उनका ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहे. बाय रेगुलेटिंग, क्या रेगुलेट करके कि जो ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो उसे मेंटेन करके, सोल्यूट का कंटेंट मेंटेन करके, आयंस का कंटेंट मेंटेन करके. ठीक है कि ये क्या करता है, ये एक असेंशियल प्रोसेस है. क्या है ये? एक असेंशियल प्रोसेस है, बहुत ज़रूरी प्रोसेस है. इसके अंदर क्या होगा कि ये क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर करेगा. अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर में, ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है तो एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करेगा, और अगर कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है तो एक्सेस ऑफ वाटर को ये रीअब्जॉर्ब करेगा. अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में वाटर बाहर हो रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट रहनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा बॉडी से वाटर बाहर हो रहा है तो किसकी प्रॉब्लम होगी? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी. तो ये क्या प्रिवेंट करता है ओस्मो रेगुलेशन? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेगा. और दूसरा, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा, ये तो बात थी कि डिहाइड्रेशन कब होगा? जब एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी से बाहर निकलेगा. अगर बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर रहेगा तो क्या होगा कि हमारा ब्लड है, जितने भी फ्लूइड्स हैं वो क्या होंगे? डाइल्यूट हो जाएंगे. तो इन दोनों कंडीशन को ही रोकने के लिए कि ना तो डिहाइड्रेशन हो ना ही डाइल्यूशन हो, तो इन दोनों को रोकने के लिए, इन दोनों से प्रिवेंशन के लिए ओस्मो रेगुलेशन एक असेंशियल प्रोसेस है. तो ये किस में हेल्प करता है? होम्योस्टेसिस में ये हेल्प करेगा. जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है, ताकि जो बॉडी की सेल है वो आराम से अपने मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को क्या कर सके? परफॉर्म कर सके. अब जो हमारी किडनी है वो कैसे इसमें रोल प्ले करेगी? तो हमारी जो किडनी है वो हाईली फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ किडनी इन इट्स वर्किंग, की जो किडनी है वो अपनी वर्किंग में एक हाईली फ्लेक्सिबल ऑर्गन है. जो वर्टिब्रेट की किडनी है वो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है अपने काम में. ये क्या करेगी कि अगर हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर है तो जो यूरिन है वो कैसा निकलेगा? यूरिन को ज़्यादा डाइल्यूट कर देगी, मतलब हाइपोटोनिक यूरिन को रिलीज़ करेगी. अगर हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो कम है तो उसका क्या करेगी? ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन करवा देगी, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो कैसा निकलेगा? हाइपरटोनिक यूरिन बॉडी से रिलीज़ किया जाएगा, कंसनट्रेटेड यूरिन बॉडी से रिलीज़ किया जाएगा. अब जैसे मैं बात करूँ कि हम कंडीशन रखते हैं, अगर क्या हो हमारी बॉडी के अंदर वाटर है वो किस में है? एक्सिस में है. कि जो हमारी के बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर वाटर है वो एक्सिस में है. तब क्या किया जाएगा कि जो एक्सिस ऑफ वाटर है हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर, वो ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं. ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज है, मतलब
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज है, जो जीएचपी की हमने बात की थी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो इंक्रीज है। ये इंक्रीज है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इंक्रीज है, और इसकी वजह से ज़्यादा क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा फिल्टर आउट होगा। तो जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में ज़्यादा फिल्ट्रेट आएगा। इसका मतलब ये सारी प्रोसेस क्या हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जब एक्सेस अमाउंट में बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ा। दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो री एब्जॉर्प्शन है वो क्या कर दिया जाएगा, वो डिक्रीज कर दिया जाएगा। कि जो मेनली वाटर है वो डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से, लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और जो इन दोनों की परमिएबिलिटी है वो डिपेंड करती है एडीएच पे। अब हमें क्या करना है कि मैंने पहले बता रखा है एडीएच क्या काम करता है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये इन दोनों की परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो वाटर के लिए इनकी परमिएबिलिटी को बिल्कुल इम्परमिएबल रखेगा। ये जो वॉल है डीसीटी की और कलेक्टिंग डक्ट की वाटर के लिए इम्परमिएबल रहेंगी। हमें क्या करना है, रीअब्जॉर्प्शन को कम करना है, तो ऑब्वियसली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो एडीएच को जो स्टोर करके रखती है उसे रिलीज नहीं करेगी, जिसकी वजह से डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या होंगी, वाटर के लिए इम्परमिएबल रहेंगी। जैसे ये इम्परमिएबल रहेंगी, यहाँ से वाटर क्या नहीं होगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो रीअब्जॉर्प्शन अपने आप डिक्रीज हो गया। तो जो यूरिन बनेगा वो कैसा यूरिन बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक यूरिन। कि डाइल्यूट यूरिन है, हाइपोटोनिक यूरिन है। तो इस तरीके से जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ी हुई थी कि उसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर था, वो एक्सेस ऑफ वाटर अब यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया गया है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई अगर जो वाटर है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए, किसकी वजह से, कि भाई हम वाटर का इंटेक कम कर रहे हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, या फिर प्रोफ्यूज स्वेटनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्वेटनिंग हो रही है, हमने हैवी एक्सरसाइज की है, या फिर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो जो ये ऊपर वाली प्रोसेस है ना, ये सारी रिवर्स हो जाएगी। कैसे, कि पानी की कमी है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जीएचपी कम लगेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा तो जो फिल्ट्रेट है वो कम बनेगा। ये क्या किया जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर की कमी है। तो जो डीसीटी एडीएच के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर एडीएच क्या करेगा, काम करेगा। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो इस एडीएच को क्या करेगी, अब रिलीज करेगी। ये एक्वापोरिन सेकंड को क्या करेगा, बनाएगा थ्रू जीपीसीआर रिसेप्टर, एडिनाइल साइक्लेस के थ्रू। मैकेनिज्म मैंने इसका पहले ही समझा रखा है। तो डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ये काम करेगा, जिसकी वजह से इसकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी वाटर के लिए, और ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो अब कंसनट्रेटेड और हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा। कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा। जो वाटर है वो बॉडी के अंदर रिटेन रहा, ताकि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी वॉल्यूम क्या हो, फिर से सेम कांस्टेंट मेंटेन हो जाए। जो ये एडीएच है ना, इस एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। कि डायबिटीज़ इंसिपिडस एक डिजीज़ है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। इसकी वजह से क्या होगा इस डिजीज़ में, कि डाईयूरेसिस, नॉर्मल से 10 टाइम ज़्यादा यूरिन की आउटपुट होगी, और पोलीडिप्सिया की ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि जो यूरिन है वो शुगर फ्री रहेगा, उसके अंदर कोई भी शुगर नहीं आती, क्योंकि जो डायबिटीज़ मेलिटस जो दूसरी वाली डायबिटीज़ है उसके अंदर वो मेनली शुगर कंटेंट को इंक्रीज होने से होती है, और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो डायूरेसिस मतलब एडीएच की कमी की वजह से होगी। डायूरेसिस ज़्यादा होगा, पोलीडिप्सिया ज़्यादा होगा, यूरिन के अंदर कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं होता। अब जो ये ओस्मो रेगुलेशन है, इसे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम के थ्रू कैसे रेगुलेट किया जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम।
का क्या रोल होता है ओस्मो रेगुलेशन में। तो जैसे अगर बीपी ब्लड की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हुई, ये डिक्रीज ब्लड की वॉल्यूम की वजह से जो रीनल आर्टीरियोलर प्रेशर है वो क्या होगा, वो भी क्या डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जैसे ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इस तरीके से ग्लोमेरुलस बनाएंगे, यहाँ इफ्रेंट निकलता है। तो यहाँ पर इस ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है, ये स्मूथ मसल सेल है, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, इसकी ट्यूनिका मीडिया के ऊपर प्रेजेंट है। और जो ये सेल हैं, ये रेनिन के ग्रेन्यूल को कंटेन करेंगी। ये सेल सीक्रेट करेंगी एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट किया जाएगा सेकंड में थ्रू एन एंजाइम कन्वर्टेज, और ये एंजाइम कन्वर्टेज कहाँ से आता है, लीवर से आएगा। जो ये सेकंड है, ये एक पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसके ऊपर क्या करेगा, वेस्टो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, इसके डायमीटर को कम करेगा, कि जहाँ पहले इसका डायमीटर इतना था वहाँ इसके डायमीटर को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। इसका डायमीटर कितना बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। फिर ये किसके थ्रू काम करेगा, ये काम करता है थ्रू एल्डोस्टेरोन। ये किसके ऊपर काम करेगा, ये एड्रीनल कोर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, और इसकी वजह से जो एल्डोस्टेरोन है उसकी अमाउंट इंक्रीज होगी, उसका सीक्रेशन इंक्रीज होगा, और जो ये एल्डोस्टेरोन है ये करेगा सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट से, जिसकी वजह से ब्लड की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी, और ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करता है। तो जो किडनी है वो है ओस्मो रेगुलेशन में कैसे हेल्प करती है, यूरिन को वो किस तरीके का सीक्रेट करती है, वो यूरिन को हाइपरटोनिक सीक्रेट कर रही है या हाइपोटोनिक सीक्रेट कर रही है। तो यूरिन सीक्रेशन से, यूरिन के एलिमिनेशन से आइदर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, तो जो बॉडी की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग किडनी क्या करती है कि नेचर ऑफ यूरिन को डिसाइड करती है। तो जो ये रेगुलेशन है इसमें कौन हेल्प करता है, एडीएच हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये एल्डोस्टेरोन की हेल्प से, और जो रेनिन है, रेनिन भी एल्डोस्टेरोन की हेल्प से सोडियम आयन कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, और इसके थ्रू ये ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो ये था ओस्मो रेगुलेटरी रोल ऑफ किडनी, कि किडनी कैसे हमारी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, बॉडी के जो फ्लूइड है उन्हें मेंटेन रखती है, हमें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है, हमें जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं उन्हें डाइल्यूट होने से प्रिवेंट करती है, बॉडी की जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को, उनकी कंपोजिशन को, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे रेगुलेट करती है, किस मैकेनिज्म के थ्रू करती है, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।